अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपका एक मरतबा फिर पेलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। हम जब भी बात पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे मोस्ट पावरफुल मैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो इसलिए बड़ा अहम है कि हम ये जाने कि हमारे मुल्क के अंदर कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर आए, वो उनका किस किस पार्टी के साथ अलग था। तो चले जी, बगैर किसी तखीर के हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। आपको पता है कि जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, तो उसके फौरी बाद चाहिए तो ये था कि जल्दी से जल्दी मुल्क अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसके तहत एक नई लेजिस्लेटिव असेंबली आए और वो उस मुल्क के लिए नया कानून बनाए। लेकिन ऐसा तो पाकिस्तान के केस में मुमकिन ना हो सका। तो इस वजह से जो 1945 और 1946 के जो इलेक्शन हुए थे, उन्हीं उन उसकी बुनियाद पर जो लोग तब इलेक्ट हुए थे उन्हीं बुनियादों पर हमने अपनी नई कैबिनेट की तश्कील दी। तो जिसके अंदर जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थे जी? लियाकत अली खान साहब। और लियाकत अली खान साहब का आप देख सकते हैं जी, जो जितना भी आपके सामने डाटा शो कर रहा हूँ ये नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से लिया गया है। तो इस वजह से मोस्ट अथेंटिक सोर्स भी हमारे लिए यही है। तो वो आप देख सकते हैं कि वो 15 से लेकर 1947 तक रहे, यानी 16 को इनकी असैसिनेशन होगी। जो जैद अकबर खान, जो कि एक अफगानी पर्सन था, उसने इनकी असैसिनेशन कर दी लियाकत बाग के अंदर। ठीक है, अब इनकी असैसिनेशन के बाद जो कि फिर जो हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थे जी? ख्वाजा नाजमुद्दीन। और ये बात याद रखिएगा कि अभी तक आप जो जितने भी पहले तीन चार आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, इन सब का जो ताल्लुक था वो वो मुस्लिम लीग ही से था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया। तो अगला देखिएगा जी, अगला हमारा है ख्वाजा नाजमुद्दीन। ख्वाजा नाजमुद्दीन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पाकिस्तान की उस टाइम की हिस्ट्री को देखें तो बंगाल और जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान का, इनके दरमियान एक टग ऑफ वार चल रही थी पॉलिटिकल बैलेंसमेंट को लेकर। तो इस हवाले से जब ख्वाजा नाजमुद्दीन आए तो ये समझा गया कि इस जो 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 इक्वेशन जो है ना, इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस मिल जाएगा। बट ऐसा हो नहीं सका। तो इस वजह से यहाँ से दो तीन एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ख्वाजा नाजमुद्दीन का तल्लक कहाँ से है। तो इनका तल्लक कहाँ से था? बंगाल से तल्लक था। इनकी पार्टी कौन सी थी? इनकी पार्टी भी मुस्लिम लीग थी, जैसा कि लियाकत अली खान की पार्टी भी मुस्लिम लीग थी। ठीक है। तो फिर बात, इनकी जो असेंबली है वो किसने डिसोल्व की? इनकी जो असेंबली थी वो गुलाम मोहम्मद ने डिसोल्व की। तो यहाँ एक बात और भी याद रखिएगा कि ख्वाजा नाजमुद्दीन जो हैं ये हमारे दूसरे गवर्नर जनरल भी हैं। ठीक है। और ये दूसरे गवर्नर जनरल भी हैं, ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और ये एक ही पर्सन है जो दो ओहदों पर अलग अलग टाइम फ्रेम में रहा। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे अगली प्राइम मिनिस्टरशिप के ओहदे पर जो अगले पर्सन आते हैं वो आते हैं मिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब। ये वही हैं जिन्होंने बोगरा फार्मूला भी दिया था, जो इक्वलिटी, जो हमारा पैरिटी की बात करता है। अब इसकी जब ये आए तो इनके साथ भी सेम वही मसला हुआ कि जब तक ये रहे तो पहले, सबसे पहले जी, जो ख्वाजा नाजमुद्दीन थे उन्होंने, जो गुलाम मोहम्मद थे उन्होंने इसकी असम्बली को, उनको डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद ये आए, मोहम्मद अली बोगरा साहब आए। अब मोहम्मद अली बोगरा साहब ने बड़ी कोशिश की कि हम इस सब सारे मामले को सॉर्ट आउट करूं। जो लेजिस्लेटिव इश्यू चल रहे थे पाकिस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करने इश्यू आ रहे थे, इन्होंने बड़ी हद तक उसको सोल्व करने की कोशिश की। बट फिर वही बात आ गई कि जो हमारी उस टाइम के गवर्नर जनरल थे उनके पास पावर का इशू आ गया। मतलब जैसे ही उन पावर को ट्रिम करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इनके ऊपर भी अपना इत्मीनाद का इजहार नहीं किया। तो उन्होंने इसकी असम्बली को भी एंड कर दिया। और याद रखिएगा, मोहम्मद अली बोगरा ही थे जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तब ही पहली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी उसको डिसोल्व किया गया। जब डिसोल्व करके नहीं बनाएगी तब ही ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन बनने के थोड़ी अरसे बाद फिर जो गुलाम मोहम्मद थे, उनकी जो गवर्नर जनरलशिप थी उनको एंड कर दिया गया, उनको ऑफिस से साइड कर दिया गया। फिर वहां सिकंदर मिर्जा आए, सिकंदर मिर्जा जो कि 7 अगस्त को आए थे। और आप देख सकते हैं थोड़े ही दिन बाद उनकी और बोगरा की आपस में टसल स्टार्ट हो गई, जिसके नतीजे में फिर बोगरा को भी जाना पड़ गया। अब उसके बाद हमारे अगले आते हैं, जो कि अब आप देख ही जाइएगा, जो जो पर्सन आपको यहाँ आए आपके सामने आएगा और उसका, और जो गवर्नर जनरल की, जब तक दोनों का यस यस और दोनों इन फेज रहेंगे तब तक आपस में, अदरवाइज उसके बाद उनकी ऑस्ट्रेशन हो जाएगी। अब आगे देखिए जी, अगला हमारा आता है चौधरी मोहम्मद अली। अब चौधरी मोहम्मद अली का क्या है कि इन जब ये आपस में आते हैं
तो ये कब आते हैं? 11/8/1955 के अंदर आते हैं। और ये वही पर्सन है, इनके इनके जो पीरियड के ऊपर एक ही चीज है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ये पाकिस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1956 का, तो हमारे पहले सदर कौन बनते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे फिर लास्ट जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा एक ही पर्सन है। लास्ट कौन था जी? चौधरी मोहम्मद अली। और फिर पहला पीएम कौन था हमारा, जो इंडिपेंडेंट जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, वो भी चौधरी मोहम्मद अली थे। हमारे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो सिकंदर मिर्जा थे। हमारे पहले सदर भी कौन थे? वो भी सिकंदर मिर्जा थे। ये बात क्लियर है? अब जरा हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद शील सेन सोहवर्दी। अब आपको पता है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम बहुत जल्दी जो 1958 के अंदर अपने जो इलेक्शन है ना, हम उनको करवाएंगे। ठीक है, ये डिसाइड हुआ था, क्योंकि जब भी किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, बनने के बाद फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं, ताकि जो लोगों का असल मैंडेट है वो असेंबली में आए, वो उसके मुताबिक फिर लोगों की विम के मुताबिक उस मुल्क की डायरेक्शन को डिसाइड करें। अब क्योंकि ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, अभी तक कोई भी इलेक्शन नहीं हुए थे, बस सिर्फ स्टेट लेवल के ऊपर इलेक्शन हो रहे थे, जिनके अंदर आपको पता है कि 1951 के अंदर सबसे पहले मार्च 1951 के अंदर पंजाब में इलेक्शन हुए। देखते जाइए जितने भी आपको इलेक्शन नजर आएंगे, ये सारे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होंगे। इनका नेशनल लेवल के ऊपर एक भी इलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर के अंदर ही हमारे फिर केपीके के अंदर इलेक्शन होते हैं। और फिर मई के अंदर फिर आपके सिंध के अंदर इलेक्शन होते हैं। और अप्रैल के अंदर 1954 के अंदर आपके बंगाल के अंदर इलेक्शन होते हैं। यानी हमारे मुल्क के अंदर तब इलेक्शन तो हो रहे थे, बट नेशनल लेवल के ऊपर सेंटर अंदर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था। ये जितने भी पर्सन आपको नजर आ रहे थे, पहले 5 6 7 आपको पीएम नजर आएंगे, ये सारे वो ही थे जिन्होंने अपनी 1945 46 के अंदर ये इलेक्शन थे जो कंडक्ट किए थे, तब इनके पास कोई ना कोई सीट थी। अब उसी की अहलियत की बिना पर ये लोग आगे मूव ऑन आते जा रहे थे। इस वजह से इलेक्शन का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। अब जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो इसका मतलब वो जो टग ऑफ वार थी आपस में, जो जितना पावरफुल होगा उसी उतनी रेस के अंदर वो ज्यादा कामयाब होगा, जिसके नतीजे में फिर जिसकी जितनी पावर होती, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग होती, वो उतना ही सक्सेसफुल रहता। जिस वजह से आप देखें मोहम्मद अली बोगरा क्या, फिर चौधरी मोहम्मद अली आए, फिर चौधरी मोहम्मद अली और सिकंदर मिर्जा की फिर जब टक्कर स्टार्ट हुई, जिसके नतीजे में फिर पहला, अभी तक जो पहले आपने जो 4 अपने पीएम देखे हैं, वो सारे मुस्लिम लीग के साथ तल्लुक था। ठीक है, और फिर शीर सैन सोहरवर्दी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु बिलोंग टू अवामी पार्टी। ये वही अवामी पार्टी है जिसमें बाद शेख मुजीबुर रहमान जिसकी क्यादत में आप बांग्लादेश बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा जो अगला फिर पीएम आते हैं, वो आती हैं जी इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। ठीक है, अब ये फिर इनका भी बहुत शॉर्ट सा टेन्योर रहता है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इनका जो अरसा है वो मुख्तसर जरूर है, बट वो क्या है, शॉर्टेस्ट नहीं है। अब ये इनके दौर के अंदर भी कौन है जी हमारे पास, ये हमारे पीएम है। उसके दौर में जो हमारे गवर्नर जनरल कौन है, वो जो प्रेसिडेंट बन गए हैं अब, वो कौन है जी, वो हमारे सिकंदर मिर्जा है। और इसके बाद जो अगला देखिए जी फिरोज खान नून। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिरोज खान नून की पार्टी के बारे में सवाल पूछा जाता है कि फिरोज खान नून की पार्टी का क्या था, क्योंकि इस्माइल इस जो हमारे इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़ थे, ये भी आपके मुस्लिम लीग के थे। बट जो आपके उसके बाद थे फिरोज खान नून साहब, ये आपकी रिपब्लिकन पार्टी थी। ये पेपर में एक मतलब क्वेश्चन पूछा गया था, रिपब्लिकन पार्टी है, ये किसने बनाई थी? तो याद रखिएगा, रिपब्लिकन पार्टी ये सिकंदर मिर्जा की पार्टी थी। ठीक है, ये अपने आप के एक लिबरल तर्ज के ऊपर ये पार्टी का ये फॉर्मेशन थी। तो ये इसका तल्लक इनके साथ था जी। और आपको पता है जब ये हुकूमत में थे, इसको कैसे खत्म किया गया? इनकी कोई ऐसी वो इन फेज ही थे ये सिकंदर मिर्जा के साथ, क्योंकि ये उन्हीं की पार्टी में से, वो ही इनको लेके आए थे। बट फिर क्या हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एब्रोगेट कर दिया गया। वो जब उसकी एब्रोगेट कर दिया गया, तो उसके साथ ही आपकी असम्बलियां वगैरह ये सब खत्म हो गई। ये हमारे पहले 7 पीएम की कहानी है। उसके बाद फिर आपको पता है कि जैसे ही 1958 के अंदर हमारे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है, तो फिर उसके बाद पहले 3 साल तक तो हमारे मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता, जस्ट एक ऑर्डिनेंस के थ्रू सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो फिर 1962 के अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस
गवर्नमेंट देता है। और इसका मतलब जैसे ही हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी, इसका मतलब है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही नहीं होगा। तो इस वजह से अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1958 के फौरी बाद आपको अगले 10 साल के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर की ओहदा मिलता है नहीं, तो उसकी रीजन क्या थी कि हमारे मुल्क के अंदर जब तक फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अवेलेबल था उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का कोई रैंक एंड फाइल भी नहीं थी, जिस वजह से वो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला। पर आपको पता है 25 मार्च 1969 के अंदर जब फिर याया खान ने जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था उसको खत्म कर दिया, तो उसके बाद वो फिर अपना लीगल फ्रेमवर्क ले आए। तो जिस जाहिर सी बात है, जिन्होंने फिर एक आपको प्राइम मिनिस्टर का ओहदा क्रिएट किया, और इसके तहत आप देख सकते हैं जो हमारे कौन थे जी, हमारे पीएम कौन बने जी, फिर नूरुल मीन साहब बने। और ये नूरुल मीन के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इनके मतलब 2 से 3 क्वेश्चन बड़े फ्रेम होते हैं, वो कुछ यूं है कि नंबर 1 तो ये शार्टेस्ट इनका टेन्योर था, ठीक है। शार्टेस्ट टेन्योर के साथ साथ हमारी जो वर्ड जो हमारी पाकिस्तान की जो जब फॉल ऑफ ढाका होता है, ठीक है, डिबैकल ऑफ ढाका की जो हमारी जो सारी कहानियां, उसके दौरान भी हमारे पीएम कौन थे, यही थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब 20 दिसंबर को हमारे सारे मामला जो होती हैं ना, जब हम बांग्लादेश हमसे अलग हो जाता है, तो फिर कुछ अरसे के लिए जब याहिया खान जो इक़्तिदार है उसको छोड़ देता है, तो कुछ अरसा के लिए सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो बनते हैं वो हमारे जुल्फ़िकार भुट्टो बनते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा 14 अगस्त 1973 को हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, जब जैसे हमारे मुल्क के अंदर क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो उसके बाद ही भुट्टो साहब, जो आपको पता है 1970 के अंदर हमने इलेक्शन करवाए थे, उसी उन्हीं की बुनियादों पर वो मुल्क के हमारे क्या बन जाते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो 1977 के कानून के तहत हमारे पहले पीएम बन जाते हैं। और अगर वैसे हम सीक्वेंस ऑर्डर वाइज देखें तो वो हमारे 9वें प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब आपको पता है उन्होंने फिर क्या किया, अपनी असेंबली का टेन्योर मुकम्मल होने से पहले प्री मिच्योर इलेक्शन करवा ले, और जिसके ऊपर फिर उनका पीएनए जो अलायंस था उन्होंने बड़ा इस पर रिगिंग का इल्जाम लगाया। फिर बाद में आपको पता है जो ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ, जो कि जियाउल हक ने इसको लीड किया था, उसके तहत इनकी गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है। बाद में इसको अप्रैल 79 के अंदर इनको हैंग भी कर दिया जाता है। अब जैसे ही आपका 77 के अंदर मार्शल लगता है, इसका मतलब एक मरतबा फिर आपका जो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पुट इन अभियांस कर दिया जाता है, यानी उसको आपको एक मरतबा के लिए फिर खत्म कर दिया जाता है। तो इसका मतलब फिर आपका प्रेसिडेंट का जो होता है ना, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बट फिर आपको पता है 1985 के अंदर 18th जो अमेंडमेंट आई, उससे उससे पहले आपका एक इलेक्शन हुए थे जो आपके दिसंबर के अंदर हुए थे। तो क्या किया जी, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया गया, जिसके तहत नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए, ठीक है। और उसके तहत जो हमारे पीएम साहब आए, वो आए जुनेजो, और अक्सर खान मोहम्मद खान जुनेजो की जो तल्लक जिनका सिंध से था, इनकी पार्टी के बारे में पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा, इनकी किसी पार्टी के साथ तल्लक नहीं था, ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो जिस वजह से आपका क्या हुआ जी, तो जो बंदे इलेक्ट होके आए वो भी नॉन पार्टी थे, उनका किसी पार्टी के साथ तल्लक नहीं था। एक बात याद रखिएगा, वो जो लोग नॉन पार्टी थे वो कहीं पार्टी से, बट क्योंकि जो इलेक्शन का फॉर्मेट था उसके अंदर आपको इंडिपेंडेंटली अपने इलेक्शन कैंपेन को रन करना था, तो जिस वजह से ये सारे लोग हम इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे। सही है, मोहम्मद खान जुनेजो का किसी पार्टी से साथ तल्लक नहीं था, ये इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन विन करके आए थे। अब फिर क्या होता है, तारीख का दायरा थोड़ा सा बदलता है। 17 अगस्त 1988 के अंदर क्या होता है जी, हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ा हादसा होता है और जियाउल हक साहब की डेथ हो जाती है। और उसके बाद फिर एक नई जो हमारे यहाँ एक क्रिटिकल प्रोसेस जो है ना, उसकी थोड़े से 10 साल के लिए उसकी अंदर एक कंटिन्यूएशन आती है। तो जिसके तहत हमारे जो पहली अभी दो दो तीन मार्शला भुगतने के बाद जो हमारा पहली पीएम इलेक्ट होती हैं, जो मुस्लिम दुनिया के अंदर पहली फीमेल हमारी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहबा थी, जो कि नवंबर के अंदर इलेक्शन हुए थे और फिर दिसंबर के अंदर इन्होंने हलफ उठाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा गया था कि बेनजीर ने अपनी पहली जो उनकी हुकूमत आई थी उनका हलफ कब उठाया गया था। तो याद रखिएगा, ये उन्होंने दिसंबर के अंदर अपना हलफ उठाया था। लेकिन थोड़ी ही अरसे के बाद, ठीक है, कि इनकी असम्बली को डिसोल्व कर दिया गया। किसने डिसोल्व की, ठीक है, आपको पता है जी, साखा ने इसकी असम्बली को डिसोल्व कर दिया। किस आर्टिकल के तहत की, 52 के तहत या की। मैं आगे जाकर आपको थोड़ा सा बताऊंगा, 52 बाद में नवाज शरीफ साहब ने उनको खत्म भी कर दिया था। एनीवेज जी, जैसे ही अब इसकी हुकूमत को खत्म किया गया, तो जाहिर से आपको पता है जब भी एक हुकूमत खत्म होती है तो एक नए सेटअप को इंस्टॉल करने से पहले एक केयर टेकर गवर्नमेंट चलाई जाती है, जो कि उस सारे सिस्टम को रन करती है, जो कि इलेक्शन को ओवरव्यू करती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब नई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो उनके सामने इख्तियार सारा हैंड ओवर कर देती है। और फिर
आईजीआई का जो उस टाइम के हेड थे, जो कि अपोजिशन पार्टी भी थी बेनजीर की पहली दौरे हुकूमत के दौरान, उनके उन्होंने ही केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी उसके वो हेड बने, मुस्तफा जतोई साहब बने। ठीक है। अब मुस्तफा जतोई साहब के बाद जब फिर दोबारा इलेक्शन करवाए गए 1990 के अंदर, तो फिर इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद के तहत ही पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब हमारे पीएम इलेक्ट हो। यहाँ ये बात याद रखिएगा, जब 1990 के अंदर नवाज शरीफ पहली मरतबा हमारे पीएम इलेक्ट हुए, तो वो मुस्लिम लीग नवाज की प्लेटफॉर्म से इलेक्ट नहीं होते वो, बल्कि किस प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुए थे, वो इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुए थे। जिसके मतलब आपको बड़ा मशहूर याद है, मेहरान गेट स्कैंडल बड़ा मशहूर है इसके रिलेटेड, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन फिर क्या था कि इसी तरह गुलाम इसहाक की नवाज शरीफ साहब के साथ भी जो चीजें थी वो इन फेज नहीं रह सकी, और उन्होंने इनकी असम्बली भी डिसॉल्व कर दी। जब इनकी असम्बली डिसॉल्व की, तो फिर नया सेटअप के लिए अब एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी, तो वो कौन आए जी, बलक शेर मजारी। और बलक शेर मजारी के बारे में याद रखिएगा कि अभी इनकी हाल ही में डेथ हुई है, ये नवंबर 2022 के अंदर डेथ हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर 4 को इनकी डेथ हुई है। ठीक है। नंबर एक, इनकी तरीके वफात बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर दो, ये कब आपके केयर टेकर पीएम बने, जब नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट खत्म हुई 1993 के अंदर, जो गुलाम साक ने की थी, उसके बाद ये हमारे केयर टेकर पीएम बने थे। लेकिन बाद में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इसकी असम्बली को री इंस्टेट कर दिया। री इंस्टेट करना मतलब बहाल करना। जब इनकी असम्बली को क्या कर दिया, बहाल कर दिया, तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट का जो काम था वो खत्म हो गया, वो भी नलीफाई होगी। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब 12 री इंस्टेट तो हुए, लेकिन फिर क्या था, एक मरतबा फिर जो असेंबली थी, फिर हीत काकड़ साहब थे जो हमारे आर्मी चीफ थे उस टाइम के, उन्होंने एक काकड़ फार्मूला दिया, जिसके तहत नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत को खत्म कर दिया गया, मुल्क में नए इलेक्शन करवाए गए। और उनके बिहाइंड, काकड़ फार्मूला के बिहाइंड ये था कि मुल्क के अंदर एक हम क्या करें, ये पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, उसको लेके आ सकें। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक इंपोर्टेड पीएम, इनके मतलब बड़ी मशहूर टर्म थी ये, आप आज से नहीं सुन रहे, ये बड़ी इंपोर्टेड पीएम के टर्म तब से पॉपुलर है, जब मोइन कुरैशी हमारे मुल्क के पहले केयर टेकर जो जो हमारे, जो आप कह रहे थर्ड हमारे जो केयर टेकर पीएम बने, तो इनके दौर में हमने इकोनॉमी को बड़ा स्टेबलाइज किया, क्योंकि ये फिर हमारे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से इनके साथ अलग था। तो जब इन्होंने अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद जब फिर दोबारा 1993 के अंदर हमारी जो बेनजीर साहबा की दूसरी दौरे हुकूमत आया, तो तब इन्होंने गुलाम साहब की तब जब टर्म एंड हो चुकी थी, ठीक है, इसहाक खान की, तो उसके फौरी बाद फिर उन्होंने रगारी साहब जो हमारे थे वो हमारे प्रेसिडेंट बने। लेकिन उनके साथ भी थोड़ी सी टसल की वजह से दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेशन गैप इन सेंस, पॉलिटिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज की सेंस में जो इन फेज थे वो ना आ सके, तो उन्होंने 52 के तहत इनकी असम्बली को भी क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। फिर हमारे केयर टेकर जो पीएम आए वो कौन थे जी, मिराज खालिद। अगर आपने रिसेंटली हमजे साकिब साहब की किताब पढ़ी हो, 4 आदमी, तो उनके अंदर भी वो इनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करती है, मिराज खालिद। ठीक है। तो ये वही मिराज खालिद हैं, तो जिनकी 2006 के अंदर डेथ हुई थी। तो इन्होंने फिर जब केयर टेकर बने, तो इसके फौरी बाद जब इलेक्शन हुए, जो हमारे 1997 के अंदर हुए थे, और ये दौर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ बड़ी ही हाईली मैंडेट लेके आया था। इन्होंने फिर सिस्टम के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की। पहली जो इन्होंने रिफॉर्म ये किया, इन्होंने 52B को खत्म किया। आप देख सकते हैं 52B के तहत हमारे मुल्क के अंदर कितनी असम्बलियां डिसॉल्व हुई। ठीक है। इन्होंने पहला काम तो ये किया। दूसरा काम जो इनकी बड़ी मेजर अचीवमेंट थी उस दौर की, वो इन्होंने हमारे एटॉमिक धमाके थे वो किए। और चौथी, उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग, जिसके तहत अभी भी हमारे मुल्क के अंदर बड़ा शोर मचा था, जिसको आप आर्टिकल 3A बोलती हैं, वो भी नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में आया। अब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर आपको पता है कि इस गवर्नमेंट के भी साथ ये एक ये बैड लक कह लीजिए कि इनकी भी कभी भी चीजें इन फेज नहीं रही। तो फिर बहुत जल्दी ही, ठीक है, एमरजेंसी लगी 1990 वाली, 19 सही है, 1999 वाली। तो उसके बाद फिर क्या हुआ जी, अब कुछ अरसे के लिए फिर हमारे सिस्टम सारा रुक गया। सही है। फिर हमारे मुल्क के अंदर कौन आ गए, मुशर्रफ साहब आ गए। अब जब मुशर्रफ साहब आ गए, तो उन्होंने फिर अपने एक सेटअप इंस्टॉल किया। फिर 2002 के अंदर जब हमारे इलेक्शन हुए, ठीक है, उन जब हमारे पहले जो उसके बाद जब मुशर्रफ तो हमारे सदर मान गए ना फिर, तो तब हमारे जो पीएम बने वो कौन थे जी, जफरुल्लाह खान जमाली, जिनकी 2020 के अंदर डेथ हुई थी। इसके बारे में पूछा गया था। तो ये तो कुछ ऐसा रहे, लेकिन बाद में इसको रिमूव करके फिर चौधरी शुजात को लगाया गया, जो कि आपको पता है अभी जिसने पंजाब के अंदर जब जब हालात पॉलिटिकल इनस्टेबल थे, तो तब ये बड़े ही एक्टिवली, इनका लेटर बड़ा पॉपुलर हुआ था। ठीक है।
तो उसके बाद फिर शौकत अजीज आए, जिनके बारे में मशहूर है कि इसके दौर में हमारी इकानमी ने बहुत ग्रो किया। और ये इनके मतलब याद रखिएगा, दूसरी मरतबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था वो इनके सामने पेश की गई थी, इनके अगेंस्ट पेश की गई थी, जो कि कामयाब नहीं हो सकी। जब बेनजीर का जो पहले दौर हुकूमत था तब भी एक मरतबा हुई थी, फिर ये आए थे, इसकी मतलब भी हुई थी। बट जब इनका असम्बली का टेन्योर मुकम्मल हुआ तो फिर इसके बाद जो हमारे नए केयर टेकर पीएम आए वो कौन थे जी? वो मियां मोहम्मद सोमरू थे। अगर आप में से कोई फैसलाबाद में यूटी का जो फैसलाबाद का जो कैंपस है, वो उनके ऊपर जो जो नेम प्लेट लगी है वो मियां मोहम्मद सोमरू को लगी है, वो इन्होंने उसको इनाग्रेट किया था। मियां मोहम्मद सोमरू आए तो फिर उसके बाद एक मरतबा उम्मीद की जाने लगी कि अब जो है ना वो हमारा एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो जो वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद यही थी कि, और अभी तक ऐसा चल रहा है। ठीक है। जब ये 2008 के अंदर फिर हमारे जब मुल्क का इलेक्शन हो तो यूसुफ रजा गिलानी के बने पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमारे मुल्क के अगले 24 में कह लें आप इसको, 24 में ये अगर हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को काउंट करते हैं तो वो हमारे क्या बने जी? पीएम बन गए। ठीक है। लेकिन फिर 2012 के अंदर इनके साथ भी क्या हुआ कि इनको जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आप स्विस बैंक को लेटर लिखें कि हमें डिटेल प्रोवाइड करें आसिफ जरदारी साहब की, बट इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने अपनी कुर्सी की कुर्बानी दी और जरदारी साहब को बचाया, जिसके नतीजे में फिर क्या किया गया कि इनकी गवर्नमेंट को जाना पड़ा। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि जो हमारे लॉन्गेस्ट जो पीएम है वो यूसुफ रजा गिलानी है, बट ऐसा नहीं है। हम अगर टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर देखें, मैं अगर आपको ये बात कहूँ तो ये देखें, इनकी यहाँ के लिखा आ रहा है 25/4/2012, यानी अप्रैल 2012 का आ रहा है, लेकिन जो इनका फैसला आया था वो आपका आया था मई जून के अंदर आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन जो सजा का इतलाक था वो अप्रैल से था, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट जो हमारे अभी तक के जो पीएम है वो लियाकत अली खान साहब ही हैं। ठीक है। जैसे मैं शार्टेस्ट आपको बताया ना नूरुल मीन साहब थे, इस तरह अगर लॉन्गेस्ट की जब भी पेपर में सवाल आएगा तो हम लियाकत अली खान साहब को ही मार्क करेंगे। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसका जो इतलाक था वो 25/4/2012 से हुआ था। बेशक फैसला लेट आया था, लेकिन जिस दिन से इतलाक था हम उस दिन तक उनके टेन्योरशिप को काउंट करेंगे। अब उसके बाद फिर याद रखिएगा असेंबली वही आ रही, जनरल इलेक्शन वही आ रहे जो 2008 के अंदर हुए थे। तो उसके बाद फिर हमारे अगले जो पीएम आए वो कौन थे? वो राजा परवेज अशरफ थे। राजा परवेज अशरफ ये यूं कह लें कि 2008 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उनकी टेन्योर को मुकम्मल करने के लिए उस 5 सालों में दो पीएम आए। वो दूसरे कौन थे जी? राजा परवेज अशरफ, जो कि 2013 तक रहे। उसके बाद फिर हमारी एक जो जनरल इलेक्शन का टेन्योर था वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद अगले साल 2013 के अंदर हमारे फिर अगेन इलेक्शन हुए। ठीक है। और तब हमारे केयर टेकर कौन थे जी? वो मीर हजार खान खोसू थे। उसके बाद फिर तीसरी मरतबा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, जो कि फिर पनामा जो केस था उसकी नजर हुई तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको क्या कर दिया? डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है। 2007 के अंदर फिर इनकी जो जो 2013 के अंदर इलेक्शन हुए थे उनकी टर्म को पूरा करने के लिए फिर हमारे अगले पीएम जो आए वो कौन थे? शाहद खान अब्बासी साहब थे। ठीक है। ओजरी कम का जो वाक़या था वो उसके अंदर बड़े मशहूर है, क्योंकि इनके जो वैले साहब की जो डेथ हो गई थी उसके अंदर। और उसके बाद फिर जब ये टेन्योर मुकम्मल हुआ तो उसके बाद फिर जो अगले हमारे जो केयर टेकर पीएम आए वो कौन थे? जस्टिस नासरुल मलिक साहब थे। ठीक है। और याद रखिएगा ये नवाज शरीफ शाहद खान बासी ये दोनों मुस्लिम लीग नवाज से इनका तल्लुक था। अब अगली मरतबा ये देखिए जी, अगली मरतबा जब फिर इलेक्शन हुए 25 जुलाई 2018 के अंदर, तो फिर इमरान खान की हुकूमत आई। ठीक है। बड़े पॉपुलर नैरेटिव के साथ ही आए थे। बट फिर क्या हुआ कि जिस तरह का पहले हुआ था कि बहुत जल्दी ही ये भी सिस्टम की जो भीड़ चाल थी उसका शिकार हुए। फिर आखिरकार अप्रैल 2022 के अंदर फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत कामयाब नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ ये किया, इनकी हुकूमत खत्म कर दिया गया। और इसी प्रोसेस को इस टेन्योर को मुकम्मल करने के लिए फिर अगले जो हमारे पीएम आए वो कौन थे जी? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे, जो कि अभी मौजूदा हम सर्व कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क के 23वें पीएम भी हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको थोड़ी सी हमारे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हिस्ट्री है उसकी भी समझ आई होगी, और साथ साथ बाकी चीज़ों को भी आपको समझने का मौका मिला हो। मैं अगेन थोड़ा सा आपको इनकी पार्टीज के मतलब बताता हूँ। नवाज शरीफ का आपको पता ही है, आपकी मुस्लिम लीग नवाज से है, इमरान खान का पीटीआई से है। ठीक है। आपका शाद खान अब्बासी और जो नवाज शरीफ है ये जाहिर सी बात मुस्लिम लीग नून से हैं। राजा परवेज अशरफ यूसुफ रजा गिलानी जो हैं ये इनका जो तल्लुक है वे पीपल पार्टी से है। और जो आपके शौकत अजीज, शुजात हुसैन, जो आपके जमाली साहब ये काफ लीग के थे। ठीक है। और उसके बाद जो आपके
मियां नवाज शरीफ ये मुस्लिम लीग नवाज के बैनर से आए थे जब दूसरी मरतबा आए थे। ठीक है, उसके बाद जो जो आपकी बेनजीर साहब थी ये पीपल पार्टी के बैनर से आई थी। ठीक है, फिर जो जो पहली जो आपकी जो दूसरी गवर्नमेंट थी आपकी नवाज शरीफ साहब की, जो री इंस्टेट हुई थी, आपको पता है वो आईजीआई के बैनर से आए थे, वो मुस्लिम लीग नून के बैनर से नहीं आए थे। ठीक है जी। आपको बेनजीर कमाल ताजम पीपल पार्टी है। ठीक है, और जो 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 हैं ये आपकी इंडिपेंडेंट पार्टी थी, इनकी कोई पार्टी नहीं। ठीक है, उसके बाद नूरुल मीन ये भी मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, फिरोज खान का मुमताज को रिपब्लिकन पार्टी थी। इसके बाद ये चंद्रीगढ़ थे, ये आपके मुस्लिम लीग से थे। आपका शीश एंड सोहरवर्दी ये अवामी पार्टी से थे। बाकी चौधरी मोहम्मद अली, बोगरा, ख्वाजा नाजमुद्दीन एंड लियाकत अली खान ये सब का तल्लक मुस्लिम लीग के साथ था। आई होप कि आपको आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आप को पसंद आए तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।